ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने पटना में एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं से मुलाकात कर उनका समर्थन मांगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की अधिसूचना जारी। 19 जुलाई तक भरे जा सकते हैं नामांकन पत्र। प्रदेश से गुजरने वाली नदियों के जलस्तर में आई गिरावट। अब केवल कमला बलान, कोसी, महानंदा और परमान नदी खतरे के निशान से ऊपर। और प्रदेश में मानसून कमजोर हुआ। 37.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सीतामढ़ी जिले का पुपरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। अब समाचार विस्तार से। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज पटना में एनडीए के घटक दलों के नेताओं से मुलाकात कर उनका समर्थन मांगा। मैं भारत की बेटी हूँ, इसीलिए भारत के सभी सांसद, सभी विधायक को मैं आग्रह करना चाहूंगी, इस बेटी को एक बार भारत माँ की सेवा करने के लिए मुझे मौका देंगे। मैं आप लोगों के सहयोग से संविधान के दायरे में रह करके ये भारत माँ की सेवा करने के लिए मैं प्रयास करूंगी। मैं अपने आप में, मुझे तो विश्वास है, आपको मैं निराश नहीं करूंगी। श्रीमती मुर्मू ने मुख्यमंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार के साथ बैठक की। इसके अलावा उन्होंने एनडीए के सहयोगी दलों के सांसदों और विधायकों के साथ भी बैठक की। बिहार में जदयू के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाले हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा सहित एनडीए के सभी सहयोगी दल पहले ही श्रीमती मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा कर चुके हैं। जमुई के सांसद चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास तथा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए उम्मीदवार को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। इससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और नीतीश सरकार में पार्टी के मंत्रियों सहित अन्य नेताओं ने आज सुबह पटना हवाई अड्डे पर श्रीमती मुर्मू का भव्य स्वागत किया। श्रीमती मुर्मू ने पटना स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 19 जुलाई तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। मतदान 6 अगस्त को होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या 788 है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि एक देश एक राशन कार्ड नीति के तहत देश में अब तक 45 करोड़ लेन-देन हुए हैं। श्री गोयल आज नई दिल्ली में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस नीति से एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले मजदूरों को काफी लाभ हुआ है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोई भी होटल या रेस्तरां खाने के बिल में किसी भी तरह सर्विस चार्ज यानी सेवा प्रभार नहीं जोड़ सकता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकरण ने अनुचित व्यापार प्रचलन और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि किसी भी अन्य नाम से सेवा प्रभार नहीं वसूला जाएगा। इसमें आगे कहा गया है कि सेवा प्रभार के आधार पर प्रवेश और सेवा प्रावधानों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा। किसी भी हालत में इसे खाने के बिल में शामिल कर और कुल राशि पर जीएसटी लगाकर वसूला नहीं जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय चीन की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी वीवो तथा उसकी सहयोगी कंपनियों के देश भर में 40 ठिकानों पर छापेमारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक निदेशालय की अलग अलग टीमें बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में छापे मार रही है। यह कार्रवाई वीवो और उसकी सहयोगी कंपनियों से जुड़े कथित धन शोधन के मामलों में की जा रही है। प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में 1169 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसमें सबसे अधिक 649 मामले पटना से हैं। बक्सर और कैमूर जिले में कोविड का एक भी सक्रिय मामला नहीं है। स्वस्थ होने की दर लगभग 98.4% है।
वहीं कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 12,261 हो गई है। प्रदेश में अब तक 13,71,64,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 6,20,71,000 लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। वहीं अब तक 36,89,000 से अधिक लोगों को बूस्टर डोज भी लगाई जा चुकी है। इधर देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1,98,08,00,000 को पार कर गया है। प्रदेश से गुजरने वाली अधिकतर नदियों के जलस्तर में गिरावट आने के बावजूद बाढ़ की स्थिति में बहुत अधिक सुधार नहीं है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब केवल कमला बलान, कोसी, महानंदा और परमान नदी खतरे के निशान से ऊपर है। कमला बलान मधुबनी के झंझारपुर में लाल निशान से 12 सेंटीमीटर, जबकि कोसी सुपौल के बसुआ में 25 सेंटीमीटर ऊपर है। दोनों ही नदियों का जलस्तर तेजी से घट रहा है। वहीं महानंदा नदी पूर्णिया में खतरे के निशान से मात्र 2 सेंटीमीटर ऊपर रह गई है। परमान नदी का जलस्तर अररिया में 33 सेंटीमीटर ऊपर है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि पूर्णिया के अमौर प्रखंड के रसेली गांव में परमान नदी का कटाव जारी है। इससे आसपास के कई गांवों पर बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। अररिया में परमान नदी के उफान से कई पुल पुलिया ध्वस्त हो गए हैं। सरबैली और नेमुआ गांव के बीच बना पुल नदी की तेज धार के कारण ध्वस्त हो गया है। बाढ़ प्रभावित लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। कटिहार के अमदाबाद में कटाव के कारण कई घर ध्वस्त हो गए हैं। मधुबनी में कोसी नदी के कटाव से मधेपुर की बकुआ पंचायत सबसे अधिक प्रभावित है। बेगूसराय में गंगा और बूढ़ी गंडक नदी के कटाव के कारण सैकड़ों एकड़ भूमि नदी में समा गई है। सीतामढ़ी जिले के कई गांवों में बागमती नदी का पानी फैल गया है। जिले के 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इधर किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की 7 टीमों की तैनाती की गई है। 9वीं बटालियन की टीमों को मुजफ्फरपुर, दरभंगा, किशनगंज, गोपालगंज, भागलपुर और सुपौल में तैनात किया गया है, जबकि एक टीम की पटना में तैनाती की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में मानसून कमजोर हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में छींट-फूट बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिक कामिनी कुमारी ने बताया कि अगले 48 घंटों तक मौसम के रुख में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश भर के 1 या 2 स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है अथवा छींट-फूट वर्षा की संभावना जताई जा रही है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी जिले का पुपरी 37.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आज हम बुधू खान को याद कर रहे हैं। वे महाराष्ट्र में नासिक के निवासी थे। उन्होंने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने पड़ोसियों को हथियार उठाने और अंग्रेजों पर आक्रमण करने तथा विदेशी शासन को उखाड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। नासिक के निकट हमले के दौरान कंपनी की सेना ने खान को गिरफ्तार कर लिया। उन पर राजद्रोह और अंग्रेजी शासन से बगावत करने के आरोप लगाए गए। खान को आजीवन कैद की सजा के साथ अंडमान द्वीप निर्वासित कर दिया गया। 5 जुलाई 1859 को जेल में ही बुधू खान की मृत्यु हो गई। वीर बलिदानी बुधू खान को हमारा शत शत नमन। आज हम तारादास मुखर्जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे बंगाल में नादिया के निवासी थे। तारादास नादिया के क्रांतिकारी समूह के सदस्य थे। उन्हें कृष्णानगर में जुलूस के संबंध में दोषी ठहराया गया और 24 मई 1930 को 6 महीने की जेल की सजा सुना दी गई। जेल में तारादास को कठोर शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गईं। इससे तंग होकर तारादास ने 5 जुलाई 1933 को आत्महत्या कर ली।
धरती माँ के इस महान सपूत तारादास मुखर्जी को हमारा शत शत नमन। आज हम अमर बलिदानी दुर्गामल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के निवासी थे। पहले दुर्गामल ब्रिटिश भारत सेना की गोरखा राइफल्स में हवलदार थे। बाद में वे 1942 में सिंगापुर में आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। उन्हें गोरखा विशेष टुकड़ी का कैप्टन बनाया गया। गोपनीय मिशन के दौरान दुर्गामल ने भारत बर्मा सीमा से असम में प्रवेश किया, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। ब्रिटिश राज के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के आरोप में 5 जुलाई 1944 को उनका कोर्ट मार्शल किया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 25 अगस्त 1944 को दिल्ली के जिला कारागार में उन्हें फांसी दे दी गई। अमर बलिदानी दुर्गामल को हमारा शत शत नमन। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह का आज उनके पैतृक गांव जमुई जिले के पकड़ी गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पार्थिव शरीर को उनके बड़े पुत्र अजय प्रताप सिंह ने मुखाग्नि दी। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने उनके पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बेगूसराय के टंडारी गांव निवासी असम राइफल्स के जवान कृष्ण देवदास का ब्रेन हैमरेज से निधन हो गया। उनकी मणिपुर में तैनाती थी। उनका पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां उनका पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 का एकीकृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 9 जुलाई से शुरू होंगी। कर्मचारी चयन आयोग ने कम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 1 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षार्थी एसएससी की वेबसाइट ssc.nic.in पर परिणाम देख सकते हैं। पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पारस मठिया चौक के पास एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों एक ही परिवार के थे। समस्तीपुर जिले के अंगारघाट थाना क्षेत्र के डढ़िया मुड़ियारू पंचायत में एक तालाब में डूबने से एक ही परिवार की एक महिला और एक बच्ची की मौत हो गई। वहीं सारण जिले के दरियापुर थाना क्षेत्र के छोटी बिसाही गांव में पोखर में डूबने से सगे भाई बहन की मौत हो गई। पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र स्थित एक अपार्टमेंट में अपराधियों ने पूर्व जिला परिषद सदस्य गुड्डू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। नालंदा जिले के भागन बिघा चौकी क्षेत्र के मोरा तालाब के पास से पुलिस ने 4100 रूपये मूल्य के जाली नोट के साथ उत्तर प्रदेश के एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक फेरी का काम करता है। कैमूर जिले के कोरा गांव में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान तस्करी कर ले जाए जा रहे 113 मवेशियों से लदे 3 ट्रक को जब्त किया है। मौके से 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सीवान जिले के मरवा थाना क्षेत्र के धरनी छापर चेक पोस्ट के पास पुलिस ने अभियान चलाकर 4 तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया। सहरसा से दिल्ली के आनंद विहार जाने वाली पूरबिया एक्सप्रेस का परिचालन 7 जुलाई से शुरू होगा। कोरोना संक्रमण के बाद से इस ट्रेन का परिचालन बंद था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने पटना में एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं से मुलाकात कर उनका समर्थन मांगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की अधिसूचना जारी। 19 जुलाई तक भरे जा सकते हैं नामांकन पत्र। प्रदेश से गुजरने वाली नदियों के जलस्तर में आई गिरावट। अब केवल कमला बलान, कोसी, महानंदा और परमान नदी खतरे के निशान से ऊपर। और प्रदेश में मानसून कमजोर हुआ। 37.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सीतामढ़ी जिले का पुपरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।